ग्रॉस प्रॉफिट पे और नेट प्रॉफिट मार्जिन के डिफरेंस पे कुछ बहस हो गई थी, ऐसे ही है? बाकी भी बहस हमने करनी थी, एक नजर देख लें जरा। ग्रॉस प्रॉफिट में इजाफा हुआ था या कमी हुई थी? ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कम था ज्यादा था? नेट प्रॉफिट भी कम था, लेकिन उतना कम नहीं था जितना होना चाहिए था। उसकी क्या वजह थी? क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम थे इंडस्ट्री के मुकाबले में। एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? चलिए वाइट अप कर लें, बाकी चीजें इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। करंट रेशो में अपनी करंट रेशो बताएं। 1.5 इंडस्ट्री की बताएं। 2.5 हायर है लोअर है? मेरी तरफ जरा देखें, करंट रेशो का फॉर्मूला बताएं। हमारी लोअर होने की दो ही रीजन हो सकती है। नंबर एक, करंट एसेट्स कम है या करंट लायबिलिटीज ज्यादा है। अगर आप गौर से नीचे पढ़ेंगे तो यही बहस हो रही है। लोअर देन इंडस्ट्री, लेकिन बेटा पहले एक लाइन लिख रहा है, गौर से पढ़ें जरा क्या लिख रहा है। वो कहता है सिंस द गियरिंग रेशियो इज लोअर, लिंक कर रहा है, अपनी गियरिंग रेशियो ढूंढा था। हमारी गियरिंग रेशियो क्या है? इंडस्ट्री की क्या है? 50%। 50-50 हमारी 37/60। तो हमारी गियरिंग रेशियो कम है, तो उसको लिंक करके क्या कह रहा है, जरा पढ़े आगे। सिंस गियरिंग रेशियो इज लोअर देन द इंडस्ट्री, सो बीएल माइट हैव, नंबर एक, obtained running finance as compared to long term finance by the industry। हमने शायद क्या लिया हुआ है किसकी जगह? रनिंग फाइनेंस। अब रिवर्ड्स आने शुरू हुए हैं बार बार। रनिंग फाइनेंस क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन के लिए वर्ड है। रनिंग फाइनेंस हमेशा करंट लायबिलिटीज में होता है। कहता है क्योंकि हमारी गियरिंग रेशियो है लोअर है, तो शायद करंट रेशियो लोअर होने की वजह यह है कि हमने शॉर्ट टर्म लोन ज्यादा लिए हुए थे इंडस्ट्री के मुकाबले में। इंडस्ट्री ने लॉन्ग टर्म लोन लिए हुए। तो इससे क्या फर्क पड़ता है करंट रेशियो पे? अगर शॉर्ट टर्म लोन ज्यादा है, बेस में करंट लायबिलिटीज ज्यादा होने की वजह से हमारी शायद करंट रेशियो कम है। ठीक है सर। सेकंड पॉइंट में भी अवेल्ड एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म फ्रॉम सप्लायर्स। क्या मतलब? ब्रैकेट में पढ़े, सप्लायर से हमने ज्यादा टाइम लिया हुआ या कम टाइम लिया हुआ? अवेल्ड एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स का मतलब ज्यादा दिन एग्री हुए में या कम दिन एग्री हुए? ज्यादा दिन एग्री होने का मतलब फिर क्या है? क्या हमारे क्रेडिटर्स का बैलेंस फिर कंपैरेटिवली ज्यादा आ रहा होगा? ज्यादा पेएबल इकट्ठा पे होना होगा, तो पेएबल बेस में ज्यादा होने की वजह से इवन देन करंट रेशो कम हो जाएगी। क्या ज्यादा अवेल किया हुआ है उससे क्या होगा? क्रेडिटर्स बढ़ने से क्या होगा? करंट लायबिलिटीज बेस में बढ़ने से क्या होगा? करंट रेशो कम हो गई होगी। ये दो बातें किस एंगल से हुई हैं? करंट लायबिलिटीज बेस की बहस हुई है। ये बात क्यों नहीं हुई कि करंट लायबिलिटीज हमारी शायद कम है? और नहीं यार, क्योंकि हमारी करंट रेशो कम है, तो ये नहीं है कि हमारी करंट लायबिलिटीज कम है इसलिए करंट रेशो कम है। करंट रेशो कम होने की वजह क्या है? क्या करंट लायबिलिटीज ज्यादा है? तो ज्यादा की तो बहस हो गई है, ऊपर आ जाए। करंट एसेट्स भी ज्यादा या कम होंगे? तो यहाँ करंट एसेट्स ज्यादा की बहस क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारी करंट रेशो कम है, तो कमी की रीजंस डिस्कस होंगी। तो कमी रेशो में या क्यों आ सकती है? तो नंबर 3 में कहता है लो इन्वेंटरी लेवल्स। हाई क्यों नहीं लिख रहा? उससे तो करंट रेशो ने बढ़ जाना था। तो इन्वेंट्री का लेवल अगर हमारा कम है तो उससे क्या होगा? करंट एसेट्स कम होने से क्या होगा? करंट रेशो कम हो जाएगी।
और कहता है शॉर्टर क्रेडिट टर्म्स आर गिवन टू डेटर्स। शॉर्टर या लॉन्गर? शॉर्टर का मतलब कम टाइम अगर दिया है तो पैसे जल्दी आ जाएंगे, रिसीवर्स जल्दी कम होते जाएंगे। रिसीवेबल कम होने से क्या होगा? करंट एसेट्स कम होने से रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो प्लीज किसको जहन में रखा हुआ है? फॉर्मूले को और आंसर को और कमी को, और देन लिखा जा रहा है या रीजन करंट एसेट्स में कमी की वजह से है और या करंट लायबिलिटीज के ज्यादा होने की वजह से। कैश बढ़ेगा तो फिर एक्सपेंसेस भी होंगे, तो यकीनन उससे भी इम्पैक्ट होगा, लेकिन सिर्फ इस डेटर के कम होने से क्या होगा? लेकिन कैश आएगा तो फिर आपने यूज भी करना है, फिर यूज करने से फिर क्या होगा? तो वो सारा, लेकिन सिर्फ डेटर के कम होने से क्या होगा? करंट एसेट्स बढ़े होंगे या कम होंगे, और उसकी वजह से रेशो पे इम्पैक्ट है। जी गेयरिंग रेशो में, गेयरिंग की तो शायद बात होगी अभी। लोअर है या हायर है? लोअर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? लेकिन उसने एक नेगेटिव रीजन भी वैसे लिखी नीचे, डिफिकल्टी इन रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक ड्यू टू। तो कहता है ये भी हो सकता है कि हम लॉन्ग टर्म लोन लेने गए हों और हमें बैंकों ने ना दिए हों। वो क्यों? हमारा प्रॉफिट ही कम है। तो गेयरिंग रेशियो अच्छी तो है, लेकिन अगर इस वजह से अच्छी कि हमें मिल ही नहीं रहे लोन, तो ये भी अच्छी चीज नहीं है। फिर सेकंड ऊपर मेरे ख्याल बात होगी, रनिंग फाइनेंस और एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम सप्लायर्स आर अवेलेबल, जिसकी वजह से हमें क्या जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें कहां से या कहां से ही फायदा मिल जाता है। हमने शॉर्ट टर्म लोन लिए हुए हैं, उसी से काम चला लेते हैं हम। या अगर शॉर्ट टर्म लोन्स की वजह, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जी, अगर आपके सप्लायर्स आपको ज्यादा अरसा अलाउ कर दें तो उससे हमें क्या फायदा? अगर हमसे सप्लायर लेट पैसे मांगे तो उससे हमें को फायदा है? क्या फायदा है? हम अपना कैश अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल कर लेंगे और हमें लोन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो जल्दी मांगे और हमारे पास ना हो तो लोन लेंगे, लेकिन अगर वो बेचारे मांगे ही ना, तो अपने कस्टमर से पैसे लें, अपने खर्चे कर लें, और जब वो मांगे उसको फिर सोचें। लेकिन अगर उसे शॉर्ट पीरियड मिल रहा हो तो फिर मजबूरन अगर कस्टमर से भी पैसे नहीं आए, तो अब नीचे रीजन में क्या लिख रहा है, या क्या या क्या, या रनिंग फाइनेंस लिया हुआ है, या किसने ज्यादा टाइम दिया हुआ है? कम टाइम दिया हुआ है, ज्यादा दिया हुआ है? ज्यादा टाइम उनके देने से हमें क्या फायदा? हम जो कस्टमर्स के पैसे हैं फिर उन्हें देने की बजाय अपने खर्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लोन्स की जरूरत क्यों पड़ती है? खर्चे करने हैं, पैसे नहीं है। तो अगर खर्चे करने हैं और पैसे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लोन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है प्लीज। नेक्स्ट कौन सा है जी? रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स का फॉर्मूला सुना है? कुछ ऊपर आना है, कुछ डिवाइडेड बाय नीचे आना है। मायूसी डिवाइडेड बाय मायूसी मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट। पहली मायूसी का नाम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, दूसरी का मेरी तरफ देखें जरा, क्या प्रॉफिट अगर ज्यादा हो तो रेशियो बढ़ सकती है, और अगर करंट नॉन करंट एसेट ज्यादा हो तो रेशियो कम हो जाएगी। अपनी देखें, कम है ज्यादा है कम है ज्यादा है, हमने कम को एक्सप्लेन करना। हमारी कम क्यों है? प्रॉफिट हमारा कम है, ये तो बार बार फैसला हो गया, और हमारे एसेट्स ज्यादा पता नहीं है या नहीं है, उस पर हमें शायद कुछ कहना पड़ेगा। ये भी हो सकता है, पढ़े जरा। नंबर एक तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा लोअर है और रिलेटिवली, ये बात मैंने की थी शायद, न्यूअर नॉन करंट एसेट्स। क्या नए नॉन करंट एसेट होना अच्छी बात नहीं है? अच्छी चीज है, लेकिन उसका इस रेशो पे इम्पैक्ट क्या है? डब्ल्यूडीवी ज्यादा होने का इम्पैक्ट क्या है? बेस ज्यादा होने का इम्पैक्ट क्या है? रेशो कम हो जाएगी। तो रेशो क्यों और क्यों कम हुई हुई है? प्रॉफिट तो हमें पता है कि कम है, लेकिन शायद प्रॉफिट के साथ साथ हमारा नया बिजनेस होने की वजह से, नॉन करंट एसेट्स नए होने की वजह से, कैरिंग वैल्यू ज्यादा होने की वजह से, बेस ज्यादा होने की वजह से आंसर शायद कम हो गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला बताएं।
प्रॉफिट तो हमारा अब कम फाइनल हो गया हुआ है, बेस में क्या आना है, और कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी भी होती है, तो इक्विटी हमारी कंपैरेटिवली ज्यादा है। कहां पता चला हुआ है, गेयरिंग रेशियो चेक करें जरा, 37.5 क्या था, डेट्स 62.5, तो इक्विटी हमारी कंपैरेटिवली ज्यादा है। ठीक है, पढ़ते जा रहे हैं, वही लिखा हुआ है शायद हम जो हम बोल रहे हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी में भी सेम ही क्यों लिखा हुआ है, वो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है और इक्विटी ज्यादा है। दोनों किस चीज की इंडिकेशन है, प्रॉफिट का कम होना, इक्विटी का बढ़ना, दोनों किस चीज की इंडिकेशन है, इस रेशियो ने कम ही होना था। देन ऊपर जाए जरा, फर्स्ट पॉइंट में मैंने एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल छोड़ा था। इकोनॉमीज ऑफ स्केल किसे कहते हैं, एंड में एक नोट पढ़े जरा, बिल्कुल आखिर में एक नोट लिखा हुआ है इकोनॉमीज ऑफ स्केल के एंगल से, लिखा हुआ है इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस इंक्रीज द प्रोडक्शन टू डिक्रीज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप अपनी प्रोडक्शन में इजाफा कर लें तो लिखा ये हुआ है कि कॉस्ट पर यूनिट में कमी हो जाती है। क्या अगर कर लें तो क्या हो जाता है, अब जो FA1 वाले हजरात हैं कॉस्ट में नहीं है वो भी, और जो कॉस्ट में है वो तो खास तौर पे मेरी बात गौर से सुना। एक छोटी सी एग्जांपल देखा जरा, सपोज 2020 वाले साल में आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ये क्या मतलब होता है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, बनाए, सपोज 1 लाख यूनिट्स आपने बनाए, बनाने की बड़ा जो कॉस्ट होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दो तरह की होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी होती हैं और कुछ फिक्स भी होती हैं। एक बार सुने कभी, वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो यूनिट्स के साथ चेंज हो जाए, मींस यूनिट्स कम हो तो खर्चा कम हो रहा है, अगर और अगर यूनिट ज्यादा है और खर्चा बढ़ रहा है तो ऐसी कॉस्ट वेरिएबल होगी। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल, चीजों को बनाने में मटेरियल इस्तेमाल होता है, तो अगर ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो ज्यादा मटेरियल की कॉस्ट आएगी, और अगर कम यूनिट्स बनाएंगे तो कम कॉस्ट आएगी। इसी तरह जो एम्प्लॉइज होते हैं फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, उन्हें भी पर आवर पर यूनिट के हिसाब से अगर पैसे दिए जा रहे हो तो उनको भी अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा पेमेंट हो रही होगी, कम प्रोडक्शन होगी, तो मटेरियल लेबर कॉस्ट होती हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। लेकिन फिर कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिन्हें फिक्स बोलते हैं। फिक्स का मतलब प्रोडक्शन कम ज्यादा होने के बावजूद एक कॉस्ट अगर चेंज नहीं हो रही तो उसे फिक्स कहते हैं। एग्जांपल्स में बाद में आ जाते हैं। फिक्स कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, अगर एक्टिविटी के साथ कॉस्ट नहीं बदल रही, यूनिट्स के साथ कॉस्ट नहीं चेंज हो रही तो फिक्स कॉस्ट है, और अगर यूनिट्स के साथ कॉस्ट में चेंज आ रहा है तो वो है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट की दो एग्जांपल्स बस समझ आ जाए अगर आप लोगों को तो आपके लिए काफी है। अगर ये वाली समझ आई हुई है तो इनको जहन से निकाल लें, और मेरी वाली जो दो गलत एग्जांपल्स उनको जहन में रखें। रेंट से जो आप जज्बाती हुए हैं वही कंट्रोल करना था जरा। रेंट बेटा यकीनन फिक्स कॉस्ट है, अगर आपने कोई फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग वगैरह रेंट पे ली है तो जो रेंट लेने वाला होता है वो नॉर्मली इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होता है कि आप यूनिट्स कम बनाएं, ज्यादा बनाएं, इस्तेमाल करें ना करें। उसने अगर मंथली एग्री किया तो आपने मंथली पैसे देने ही हैं। ये यकीन आप सही कह रहे होंगे, लेकिन आपकी बात समझ नहीं आई, होप मेरी आ गई। सेकेंडली परमानेंट एम्प्लॉइज होते हैं, ये कुछ एम्प्लॉइज होते हैं जिन पर आवर के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट हो रही है, लेकिन कुछ एम्प्लॉइज होते हैं जिन्हें पर मंथ पैसे दिए जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी एम्प्लॉय को पर मंथ 50,000 दिया जा रहा है तो ये फिर अब रेलिवेंट नहीं है कि वो यूनिट ज्यादा बनाए, कम बनाए, ना बनाए, तो उसका फिर फिक्स पैसे जा रहे होते हैं। तो फिक्स कॉस्ट की दो एग्जांपल्स कौन सी मैंने बोली, रेंट और सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज। बाकी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, इंश्योरेंस हो सकती है, लेकिन ये जो बिजली का बिल है ये प्लीज फिक्स नहीं है,
ये बिजली का बिल ज्यादा आएगा अगर यूनिट ज्यादा कंज्यूम होंगे, कम आएगा अगर यूनिट्स कम कंज्यूम होंगे। हाँ, कुछ कॉस्ट ऐसी भी होती हैं जिसमें कुछ फिक्स्ड एलिमेंट होता है और उसी खर्चे के अंदर कुछ वेरिएबल एलिमेंट होता है। बिजली के बिल को कभी अगर डिटेल में आप एनालाइज करेंगे तो बिजली के बिल में एक मीटर रेंट भी होता है, तो वो मीटर रेंट कांस्टेंट होता है, उसका यूनिट्स के साथ ताल्लुक नहीं होता है। लेकिन बाकी जितने यूनिट्स होते हैं उसके हिसाब से जो जो टोटल बिल की अमाउंट आती है उसमें बिल्कुल सही है, जो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो समटाइम कुछ कॉस्ट फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट का कम्बिनेशन भी होता है। तो हमें बहुत ज्यादा FA1 में जरूरत नहीं है इस चीज की। बाकी जो डेप्थ वगैरह में जो हमने जाना है वो अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो फर्दर चले जाएंगे। मैंने जो अभी तक की बातें की हैं, अगर मैंने आपके लिए लिखना चाहूँ थोड़ा सा, तो मुझे बताएंगे वेरिएबल कॉस्ट कैसे डिफाइन करो? अ कॉस्ट विच वेरीज विद प्रोडक्शन, चले हमारा गुजारा है फिलहाल। विच वेरी विद प्रोडक्शन, वेरी का मतलब चेंज, और फिक्स कॉस्ट जो है अ कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विद प्रोडक्शन। which do not vary with production and which vary with production। दो तीन एग्जांपल्स वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल, मटेरियल जिससे गुड्स बनती हैं, लेबर का खर्चा, नॉर्मली लेबर का खर्चा अनलेस वो परमानेंट एम्प्लॉइज हो, एंड यूटिलिटी बिल्स कहते हैं एक्सेट्रा। यूटिलिटी बिल्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस। फिक्स कॉस्ट की तरफ आ जाए, रेंट हो गया, सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज एक्सेट्रा। इंश्योरेंस वगैरह वगैरह और टू मच गेम ऑन। जहां तक आपको जरूरत है सफिशिएंट रहेगा, बस वहां तक मैं जा रहा हूँ। देन आज मैं 20 ईयर के एंगल से एक एग्जांपल बना रहा था। सपोज 1 लाख यूनिट्स बने हैं, इन यूनिट्स को बनाने में हमारी पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है सपोज 30 रुपीज। 30 रुपीज पर यूनिट हमारी कौन सी कॉस्ट आई है? लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से पहले चले, पर यूनिट वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सिर्फ कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताइए मैंने? वेरिएबल। और 2020 में हमारी फिक्स कॉस्ट थी सपोज 20 लाख रुपए। फिक्स कॉस्ट का मैंने आपको टोटल बताया है और वेरिएबल कॉस्ट का मैंने आपको पर यूनिट बताया है। कैलकुलेटर एक मिनट उठाएं। अगर मैं अब अपनी 2020 की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहूं, ये सारी बहुत सी चीजें और भी हो सकती हैं, लेकिन जिन चीजों की यहाँ जरूरत नहीं है उसकी बिल्कुल यहाँ बहस की जरूरत नहीं। ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं अगर आप कॉस्ट में है तो इंशाल्लाह वो बात शायद कल ही हो जाए, लेकिन FA1 में बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मैंने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, कितने यूनिट्स बनाए जी हमने? तो 1 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 30 करूंगा तो प्लीज बोलें क्या आ जाएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ। और जमा 20 लाख करूंगा तो टोटल फिक्स कॉस्ट मिला के 50 लाख रुपया क्या आ जाएगा? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ। ये 50 लाख का खर्चा करके आपने यूनिट्स बनाए कितने हैं? तो अगर मैं यहां से ये फाइंड आउट करना चाहूं कि व्हाट इज पर यूनिट टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, तो को फार्मूला बताएंगे कैसे करूं? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख यूनिट्स, आंसर आया 50 रुपए पर यूनिट। अब डेफिनेटली कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है, कैलकुलेटर पकड़िएगा जरा। 20 लाख को 1 सेकंड डिवाइड बाय 1 लाख करें, 20 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 20 क्या आया? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट 30 रुपए मैंने क्या बताया था, तो 50 क्या हो गया? टोटल, टोटल पर यूनिट कॉस्ट, टोटल पर यूनिट में अब इसमें फिक्स है
50 में क्या भी है, क्या भी है, फिक्स भी है, वेरिएबल भी है। अभी मेरी बात शुरू होने लगी है। नेक्स्ट ईयर सपोज 2021 में यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, यूनिट्स प्रोड्यूस हुए सपोज 1,20,000। पिछले साल यूनिट्स प्रोड्यूस क्या थे? क्या मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज किए हैं? अब यहाँ आपने फुल फोकस करना है जरा। अब आपसे 2-3 सवाल है जरा। क्या नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा बनाने की वजह से पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी? गलत कह रहे हैं, सोचें जरा। मेरा सवाल कुछ और था, जवाब आपका ठीक है, लेकिन आपका सवाल अपना खुद बनाया हुआ था। क्या नंबर ऑफ यूनिट्स 1,20,000 होने से पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो पिछले साल 30 रुपए थी, क्या वो भी बदल जाएगी? यकीनन जो बदलेगा वो क्या बदलेगा? टोटल जरूर बदलेगा, वो इंशाल्लाह भी बदल लेते हैं। एक्टिविटी के बदलने से, यूनिट्स के बदलने से पर यूनिट कॉस्ट चेंज नहीं होगी, वेरिएबल पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होगी। हाँ, इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन क्या होती है? क्या चीजें महंगी हो सकती हैं, तब महंगाई की वजह से जरूर, लेकिन यूनिट्स के कम ज्यादा होने से वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट चेंज नहीं होगा। सिमिलरली क्या फिक्स कॉस्ट का टोटल बदल जाएगा यूनिट्स बढ़ने से या कम होने से? टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, लेकिन क्या ये टोटल फिक्स कॉस्ट भी इन्फ्लेशन से बढ़ सकती है? क्या आपके हॉस्टल्स का रेंट बढ़ जाता है इस वजह से कि आप ज्यादा दिन रहना शुरू कर देते हैं एक महीने में? प्राइसेस बढ़ने से तो हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि पहले हॉस्टल का एक कमरा था, अब आपने 2 किया तो इस वजह से रेंट बढ़ा। बेचारा वही मासूम सा कमरा होता है, उसमें उतने ही नौजवान घुस सकते हैं, सब कुछ वही होता है, लेकिन अचानक पता चलता है कि रेंट अब इतने से इतना हो गया। वो किस वजह से नहीं होता, किस वजह से होता है? वो ये नहीं हुआ कि आपको बेनिफिट को ज्यादा मिलना शुरू हो गया, वो आपके इन्फ्लेशन की वजह से इफेक्ट आता है। तो मैं आपके सामने इन्फ्लेशन इग्नोर करके इसलिए बहस कर रहा हूँ क्योंकि इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट जो भी होते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इस वक्त आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो जो भी हैं वो कॉस्ट अकाउंटेंट्स को ज्यादा बेहतर पता है। कैलकुलेटर उठाएं। क्या मुझे आप 2021 में टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप कैलकुलेट करवा सकते हैं? कैसे यार, कैसे यार, कैसे यार? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करूं? 1,20,000 इंटू 30 करके क्या आएगा? क्या आएगा, क्या आएगा? मैंने जवाब नहीं पूछा, क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट का टोटल आ जाएगा प्लस 20 लाख। टोटल क्या हुआ? 5.6 मिलियन। 56 लाख रुपए आपका टोटल आंसर आ गया। क्या है ये? 56 लाख। अब यहां से मुझे बात पूरी करने के लिए एक काम जरा करवा दें। व्हाट इज पर यूनिट टोटल कॉस्ट? फाइंड आउट कैसे करूं? 56 नहीं है प्लीज। पर यूनिट टोटल कॉस्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व होनी है। फिगर सॉल्व कैसे करूं? 56 लाख डिवाइड बाय 1,20,000। आंसर अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा बोलेगा प्लीज। 46.67 पर यूनिट। अब जरा इन दोनों को टोटल कॉस्ट पर एनी कंफ्यूजन द वर्किंग। अब जरा कंपैरिजन एक छोटा सा करो। पिछले साल पर यूनिट कॉस्ट क्या थी, इस साल पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गई? क्या वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट वही है जो पहले था? क्या इस 46 में भी 30 ही है और इस 50 में भी 30 ही था? 30 तो 30 रहा है। हुआ क्या है? कैलकुलेटर पकड़ना था। 20 लाख लिखे। पिछले साल ये 20 लाख रुपया फिक्स कॉस्ट कितने यूनिट्स पे डिवाइड हुआ था, लेकिन अब इस साल कितने यूनिट्स बन गए हैं? कैलकुलेटर पे लिखें 20 लाख डिवाइडेड बाय करें 1,20,000। क्या बढ़ने से क्या हुआ?
प्रोडक्शन बढ़ने से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हुई है। आराम से सेंटेंस दोबारा बोलें। प्रोडक्शन बढ़ने से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होने का मतलब फिक्स कॉस्ट का जो पर यूनिट होता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्शन होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब प्रोडक्शन बढ़ रही थी और पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हुई है। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितने से कितनी हुई है? 20 से 16.67 हुई है, और उसी वजह से 50 रुपए की बजाय पर यूनिट कॉस्ट 46.67 हो गई है। इस पूरी स्टोरी की कंक्लूजन क्या है? मेरी बात नहीं, मैंने बतानी। अगर आप एक्टिविटी लेवल मींस यूनिट्स बढ़ा लें, तो यूनिट्स बढ़ाने से वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट चेंज नहीं होता, लेकिन फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट कम होने से आपकी टोटल कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। टोटल कॉस्ट पर यूनिट कम होने का हमें क्या फायदा है? टोटल कॉस्ट पर यूनिट अगर हम कम कर लें तो सेल प्राइस बढ़ाए बगैर भी हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। अब जरा आखिरी लाइन दोबारा पढ़ें जो आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल के एंगल से पढ़ी थी, बाद में ये अपने नोट करना, बताता हूं मैंने कहा नोट करना। आखिरी लाइन प्लीज जरा पेज के एंड पे दोबारा पढ़ें आराम आराम से। अगर क्या कर लिया जाए, अगर किसी तरह प्रोडक्शन बढ़ा ली जाए, तो प्रोडक्शन के बढ़ाने से क्या होता है? प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कम कर लेने का क्या फायदा हो जाता है कि सेल प्राइस बढ़ाए बगैर भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। ऊपर आए पॉइंट 1 पे जरा, जहां हम प्रॉफिट मार्जिन की बहस कर रहे थे। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम था या ज्यादा था? कम था या ज्यादा था? कम होने की एक और वजह ये हो सकती है, पढ़े जरा सेकंड सेंटेंस। इनएबिलिटी से वर्ड स्टार्ट हुआ है, एबिलिटी या इनएबिलिटी? तो obtain economies of scale in production as compared to the competitors। ये लाइन कहना क्या चाहती है कि कंपेटिटर्स ने शायद प्रोडक्शन बढ़ा के अपना प्रॉफिट बढ़ाया हुआ है, और हम शायद इस काबिल नहीं हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा के अपना प्रॉफिट बढ़ा सकें। क्या इसका मतलब ये है कि बगैर चीजें बेचे बस प्रोडक्शन ही बढ़ाई जाए? प्रोडक्शन कब बढ़ा सकते हैं आप? बाद में बेचनी भी है। या ये बात नहीं हो रही, प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, स्टोर रूम भरी जाए, एक और स्टोर रूम ले लिया, फिर चीजें रख लें। प्रोडक्शन आप तभी बढ़ा सकेंगे अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड तभी बढ़ेगी जब शायद चीजें क्वालिटी की होंगी। तो शायद कंपेटिटर्स अच्छी क्वालिटी की चीजें बेच रहे हैं, उनकी डिमांड ज्यादा है, वो ज्यादा बना बना के अपनी कॉस्ट पर यूनिट को भी डिक्रीज करने की पोजीशन में आए हुए हैं, और हम शायद अपनी प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम आ रहा है। मेरी तरह जरा देख के बोला जा सकता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है, और काइंडली ये बताया जा सकता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने ना करने से क्या इंपैक्ट होगा? ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमने अचीव कर ली है तो हम अपना प्रॉफिट विदाउट सेलिंग प्राइसेस बढ़ाए भी बढ़ा सकते हैं। मेरा ख्याल है जिस पेज पे आप हैं, इस पेज के पिछले पेज पे जहां क्वेश्चन था, ये बूम वाला जहां क्वेश्चन है, पेज नंबर कौन सा? अगर वहां कोशिश करके मेरा ख्याल है पेज के एंड पे जगह बनाई जा सके, या उससे पिछले पेज पे रहने दें जरा, बूम में जहां जरूरत पड़ी है जरा पेज को जहां लिखा हुआ है उसको जरा हाफ कर लेना, हाफ साइड पे 2020 लिख लें और रिमेनिंग हाफ साइड पे 2021 लिख लें, इधर ही अगर लिखें तो बेहतर है। और नोट कर ही लें जरा, इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स जहन में अगर रह जाएं पेपर में तो शायद अच्छे पॉइंट्स हैं, एक एक्स्ट्रा नंबर मिल सकता है। सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं, हायर द बेटर, लोअर द बेटर, एंड न्यूट्रल इज टू मच बेटर। प्रॉपर एक्सप्लेन होना चाहिए, एग्जामिनर को पता चले कि नौजवान एनालिस्ट बन गया है। ये 2020 आप लिख रहे हैं, जब आप लिख लेंगे तो इंशाल्लाह आप मुझे बताएंगे और मैं 2021 आपके सामने कर दूंगा। सबको वैसे क्लियर हो गया क्या बहस हुई है? आप लिख रहे हैं, फिर मैं एक फाइनली दोबारा पूछता हूँ।
आजकल आपने हर क्लास के एंड में मुझे जरा याद करवाना है, मैंने जरा आपका थैंक्स करना है आपकी क्लास में आने की वजह से। अगर वैसे मैं थोड़ा सा चलो और बड़ा कर रहा हूँ, अब नजर आ रहा है रीजनेबली? जी शाहीन साहब, आप फार्मूला इंशाल्लाह ज़हन में रखा करेंगे, और फार्मूला ज़हन में रख के अपने वर्ड्स में क्वेश्चन पे फिर कमेंट्स लिख दिया करेंगे। तो वही चीज़ें जब डिस्कस करें इसी को इंशाल्लाह फार्मूला ज़हन में रख के अपने वर्ड्स में इंग्लिश में लिख देंगे। और इससे पर यूनिट्स प्रोड्यूस भी देंगे, लिखिए आपसे, ये 2020 से शुरू हो गया था। जी कहाँ तक पहुँचे? जी 50 तक आ गए, 2020 हो गया सर।